नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। आज हाजिर हूं आपके लिए लेकर गृहस्थ आश्रम का अमूल्य अंग परिवार। परिवार में आपके बच्चे, आपकी संतान कैसी होगी, आपके बच्चों को शारीरिक कष्ट तो नहीं होगा, आपके बच्चों की शिक्षा अच्छी होगी, आपके बच्चों का व्यवसाय अच्छा होगा, आपके बच्चों की शादी कब और कैसे होगी, किसके साथ होगी, और आपकी बहू कैसी होगी, या आपकी बेटी की शादी कब होगी, आपका दामाद कैसा होगा, आपके बेटी का व्यवसाय क्या होगा, आपकी बेटी की शिक्षा और स्वास्थ्य क्या होगा। यह सब पहलू निर्भर करते हैं आपकी जन्म कुंडली के संतान के कारक ग्रह पर। प्रिय दर्शकों, संतान के कारक ग्रह क्या हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। और यदि आप चाहते हैं कि आप अपने संतान के प्रति कुछ जानना चाहते हैं, तो आपको अपनी जन्म कुंडली विशेष विज्ञ ज्योतिषी को दिखानी चाहिए, जो कि होरा शास्त्र, संहिता शास्त्र और सिद्धांत शास्त्र का ज्ञाता हो। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी तोंत और बहुत लंबी दाढ़ी और टीका चंदन वाला हो। इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले संतान के लिए आपको यह जानना है कि संतान का कारक ग्रह कौन है। और इस संतान के कारक ग्रह में इस संतान विषय पर अगर जब हम विश्लेषण करते हैं, तो किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में पंचमेश का बड़ा महत्व होता है। अब आपको यह जानना होता है कि पंचमेश क्या है। अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग पंचमेश होते हैं। 12 लग्नों की 12 कुंडलियों में अलग अलग पंचमेश होते हैं। यह जरूरी नहीं है कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में एक ही पंचमेश होगा, और यह भी आवश्यक नहीं है कि संतान का कारक ग्रह एक ही होगा। संतान के कारक ग्रह अलग अलग होते हैं। सूर्य भी हो सकता है, चंद्रमा भी हो सकता है, अलग अलग। यहाँ तक कि जिसको हम ग्रह मानते ही नहीं, छाया ग्रह और पात ग्रह है, ऐसे दोनों राहु और केतु भी किसी किसी जन्म कुंडली में संतान के कारक ग्रह होते हैं। यह विश्लेषण का विषय है कि किस कुंडली में कौन सा ग्रह संतान का कारक है। जो जातक इससे संबंधित जिज्ञासा रखते हैं, वह किसी भी विद्वान ज्योतिषी को यह दिखा सकते हैं और अवलोकन कराकर अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। और जो अगर संभव नहीं है, यदि आप चाहते हैं, तो आप इसी YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में अपना डिटेल भेजकर यहाँ से भी निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम में कभी भी परामर्श का शुल्क नहीं लिया जाता है। यहाँ पर निःशुल्क परामर्श सेवाएं हैं। अब आपको बता देते हैं कि पंचमेश क्या है। अलग अलग 12 लग्नों के लिए अलग अलग पंचमेश हैं। मसलन जिस जातक का मेष लग्न है, उसका पंचमेश सूर्य होगा, और जिस जातक का यदि आपका वृष लग्न है, तो फिर आपका पंचमेश बुध होगा। यदि आपकी कुंडली का लग्न मिथुन है, तो आपका पंचमेश शुक्र होगा, और यदि आपकी कुंडली का लग्न कर्क है, तब आपका पंचमेश मंगल होगा। यही नहीं, यदि आपकी कुंडली का लग्न सिंह है, तब आपका पंचमेश गुरु होगा, और यदि आपकी कुंडली का लग्न कन्या है, तब आपकी कुंडली का पंचमेश शनि होगा। यदि आपका तुला लग्न का कुंडली है, तो आपका पंचमेश शनि होगा, और यदि आपकी कुंडली वृश्चिक लग्न की है, तो आपका पंचमेश गुरु होगा। यदि आपकी कुंडली धनु लग्न की है, तो आपका पंचमेश मंगल होगा, और यदि आपकी कुंडली मकर लग्न की है, तब आपका पंचमेश शुक्र होगा। कुंभ लग्न की जातकों की कुंडली के लिए बुध पंचमेश होता है, और मीन लग्न के कुंडली के जातकों के लिए चंद्रमा पंचमेश होता है। यह आपको पता लग गया कि किस लग्न में कौन सा ग्रह पंचमेश होता है। अक्सर पंचमेश ग्रह ही संतान का कारक होता है, लेकिन यहाँ पर संतान का कारक ग्रह भी अलग होता है। संतान के कारक ग्रह भी आत्म कारक, अमात्य कारक, भ्रात कारक, मात्र कारक, पितृ कारक, इस तरह से संतान का कारक ग्रह भी अलग होता है, जिसकी एक अलग से गणना कुंडली में की जाती है। कई सारे विद्वान पुरुष उसको अपनी लिख देते हैं। हम भी अपनी हस्तलिखित कुंडली में यह कारक ग्रहों का लेखन करते आ रहे हैं और करते हैं, परंतु आपकी कुंडली में यह देखना होगा कि कौन सा कारक ग्रह है। अब आपको बताते हैं कि संतान का कारक ग्रह करता क्या है। यदि पंचमेश बुध गुरु के साथ त्रिक भाव में हो, किसी भी जन्म कुंडली में पंचमेश बुध गुरु के साथ त्रिक भाव में हो, त्रिक भाव कहते कुंडली के 6, 8, 12 को, अर्थात छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव त्रिक भाव कहलाता है। तो जातक बुद्धि या विद्या विहीन होता है, अर्थात वो विद्या ग्रहण नहीं करता है, शिक्षा के क्षेत्र में कमजोर होता है। वही पंचमेश यदि त्रिकोण में हो और केंद्र स्थान में हो, तो वह विद्या और बुद्धि को बहुत आगे तक बढ़ा देता है।
बहुत अच्छी विद्या बुद्धि करा देता है। इसका उदाहरण हम इस तरह से बताते हैं कि यदि मेष लग्न की कुंडली में सूर्य 6, 8, 12 भावों में है, उदाहरण के तौर पर मेष लग्न की कुंडली में सूर्य 6, 8, 12 भावों में है, तो यह कहा जाएगा कि मेष लग्न की कुंडली में पंचमेश जो है त्रिक स्थानों में है। यह त्रिक स्थान 6, 8, 12 है, तो इसका सीधा अर्थ यह है कि मेष लग्न की कुंडली में सूर्य अकेला यदि 6, 8, 12 में है और सूर्य के साथ वहाँ 5वें भाव में कोई अन्य ग्रह नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति विद्या के क्षेत्र में पूर्ण सफलता प्राप्त करने में असमर्थ रहेगा। अब यही बात यहाँ है कि मान लिया हम कन्या लग्न की बात करते हैं और कन्या लग्न में शनि त्रिक स्थानों में नहीं है, कन्या लग्न में शनि अच्छे त्रिकोणों में और केंद्र स्थानों में है, तो हम यह कह सकते हैं कि यह जातक विद्या और बुद्धि के क्षेत्र में आशातीत नहीं उच्च सफलता प्राप्त करेगा। यही बात धनु लग्न में मंगल के लिए आती है। यदि धनु लग्न में मंगल केंद्र स्थानों में या त्रिकोण में है, तो विद्या अब जातक जो है वह उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा। चलिए हम क्रमशः आपको बता देते हैं। मेष लग्न में, मेष से मीन तक शुरू करते हैं। मेष लग्न में यदि सूर्य केंद्र स्थानों में है, त्रिकोण भाव में है, तो जातक बहुत अच्छी विद्या बुद्धि वाला होगा। इसी प्रकार वृष लग्न में अगर बुध केंद्र स्थानों में और त्रिकोण भाव में है, तो जातक बहुत अच्छी विद्या बुद्धि वाला होगा। मिथुन लग्न में यदि शुक्र केंद्र स्थान या त्रिकोणों में है, तो जातक विद्या बुद्धि में अच्छा होगा। इसी तरह कर्क लग्न में यदि मंगल केंद्र स्थान में या त्रिकोण में है, तो भी जातक विद्या बुद्धि में अच्छा होगा। और सिंह लग्न में यदि गुरु त्रिकोण और केंद्र स्थानों में है, तो भी जातक अच्छी विद्या वाला होगा। उसी प्रकार कन्या लग्न में अगर शनि केंद्र और त्रिकोण में है, तब विद्या बुद्धि अच्छी होगी। और तुला लग्न में शनि के केंद्र और त्रिकोण में, वृश्चिक लग्न के गुरु के केंद्र और त्रिकोण में होने पर, धनु लग्न में मंगल के केंद्र और त्रिकोण में होने पर, मकर लग्न में शुक्र के केंद्र और त्रिकोण में होने पर, कुंभ लग्न में बुध के केंद्र और त्रिकोण में होने पर, और मीन लग्न में चंद्रमा के केंद्र और त्रिकोण में होने पर जातक सद्बुद्धि, अच्छी विद्या, उच्च विद्या में उच्च सफलता प्राप्त करने वाला होता है। ठीक इसी प्रकार उल्टा कर देते हैं। मेष लग्न में सूर्य 6, 8, 12 में, वृष लग्न में बुध 6, 8, 12 में, मिथुन लग्न में शुक्र 6, 8, 12 में, कर्क लग्न में मंगल 6, 8, 12 में, सिंह लग्न में गुरु 6, 8, 12 में, कन्या लग्न में शनि 6, 8, 12 में, तुला लग्न में शनि 6, 8, 12 में, वृश्चिक लग्न में पुनः गुरु 6, 8, 12 में, धनु लग्न में मंगल पुनः 6, 8, 12 में, मकर लग्न में शुक्र 6, 8, 12 में, कुंभ लग्न में बुध 6, 8, 12 में, मीन लग्न में चंद्रमा 6, 8, 12 में है, तो जातक विद्या और बुद्धि में, शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण सफलता प्राप्त करने में समर्थ नहीं होता है। यह पंचमेश की एक उदाहरण, पंचमेश की बात है। परंतु यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि ये ग्रह बली भी होने चाहिए और कम से कम इन स्थितियों में होने चाहिए, जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है। अब है पंचमेश बुध गुरु के साथ त्रिक स्थान का तो हमने आपको बता दिया। अब बुध गुरु पंचमेश सूर्य के साथ अगर हैं, बुध गुरु पंचमेश सूर्य, देखिए ये जरूरी नहीं है पंचमेश सूर्य कहाँ होगा। पंचमेश सूर्य एक ही जगह होगा जहां पर कि मेष लग्न है। इसके अलावा पंचमेश सूर्य आएगा कहाँ? कहीं नहीं आएगा। अब ये मेष लग्न की बात है, सीधी सी बात। पंचमेश सूर्य के साथ यदि गुरु और बुध हैं और ये अस्तंगत हैं, यानी कि ये मेष लग्न की बात है, गुरु और बुध सूर्य के साथ हैं और अस्त हैं। अस्त होना, उदय होना, यह क्या है, यह एक अलग सी वीडियो मैंने बना रखी है। आप इसी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन का बटन दबाइए तो आपको वो वीडियो भी वहाँ मिल जाएगी। तो अगर पंचमेश सूर्य के साथ बुध और गुरु अस्त हैं, तो ऐसा जातक कुछ मानसिक रूप से बेचैन रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये तो रही बात मेष वृश्चिक की लग्नों की। अब आपको पंचमेश या गुरु अगर त्रिक भाव में होगा, या पंचमेश या गुरु किसी एक त्रिक भाव में होगा, तो जातक गूंगा भी होता है, बोलता नहीं है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। गुरु एवं द्वितीयेश अगर बली हैं, बृहस्पति और द्वितीयेश अगर बली हैं, और शुक्र जो है स्वग्रही है, उच्च ग्रही या मीन राशि का है, या तुला और वृष राशि में है, इन तीन राशियों में से किसी में स्वग्रही उच्च ग्रही तभी होगा, या तुला में होगा, या वृष में होगा, या मीन राशि में होगा। तो जातक जो है अत्यंत भयानक गणित शास्त्र का वेत्ता होता है,
बहुत बड़ा गणितज्ञ होता है। इस गणितज्ञ को आप किसी तरह भी अनुमानित लगा सकते हैं कि गणित का काम होता कहाँ कहाँ है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, बैंक मैनेजर या फिर शेयर मार्केट के गणक, जितने भी प्रकार की गणना वाले मुनि ये जो होते हैं, ये सब तब स्थिति आती है जबकि पंचमेश जो है वह बली हो, गुरु बली हो, द्वितीयेश बली हो और शुक्र जो है स्व उच्च ग्रही का, स्वग्रह हो, उच्च ग्रह का हो, तो तब यह गणितज्ञ योग बनता है। द्वितीय भाव में अगर मंगल है, शुभ ग्रह के साथ है, दूसरे भाव में किसी भी कुंडली में मंगल है और शुभ ग्रह के साथ है, तो बुध की उस पर दृष्टि है अथवा बुध किसी केंद्र स्थान में है, तो भी जातक बहुत बड़ा गणितज्ञ होता है, बहुत बड़ा गणितज्ञ होता है। अब चंद्र केंद्रस्थ अगर है, किसी भी केंद्र भाव में चंद्रमा है और तृतीय से बुध के साथ केंद्र भी, किसी भी केंद्र में चंद्रमा है और तृतीय 3 या 6 भी चंद्रमा के साथ बुध में है, केंद्र में है, यानी कि तीसरे भाव में या तो मिथुन राशि है या फिर तीसरे भाव में कन्या राशि है, और ये दोनों स्थितियों में अगर चंद्रमा बुध के साथ केंद्र में है तो भी जातक जो है बहुत महान गणितज्ञ होता है। मेष लग्न की कुंडली में तीसरे भाव में मिथुन राशि आएगी, तो यदि मेष लग्न की कुंडली है और चंद्रमा के साथ बुध केंद्र में है तो जातक महान गणितज्ञ होता है, बहुत बड़ा गणितज्ञ होता है। यह केवल बुद्धि की बात कर रहे हैं हम, संतान की। यदि लग्नेश द्वितीय स्थान में होगा और शुक्र द्वादश स्थान में होगा, लग्नेश द्वितीय में और शुक्र द्वादश स्थान में होगा और उच्चस्थ शुभ ग्रह केंद्र भाव में होंगे, तो लग्न में जो होगा उस स्थिति में शुक्र द्वादश भावगत होगा, तो जातक जो है वेद शास्त्र का ज्ञाता होता है, बहुत बड़ा वेदांतवादी होता है। यह पंचमेश की शिक्षा के क्षेत्र की बात है। यदि द्वितीय से सूर्य अथवा मंगल हो और उस पर गुरु या शुक्र की दृष्टि हो, मंगल शुक्र द्वितीय से है, उस पर गुरु और शुक्र की दृष्टि है, तो जातक तब भी बहुत बड़ा शास्त्री का मतलब ये नहीं कि आचार्य जी शास्त्री, ये जो गले में गमछा डाल के आ रहा है और आचार्य अपने नाम के आगे लगाता है, शास्त्री जी के नाम से लोग पुकारते हैं, उस शास्त्री की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उस शास्त्रज्ञ की बात कर रहा हूँ जो शास्त्रों के व्याकरण शास्त्र का जानकार होता है, तो यह योग उसके लिए होता है। गुरु युक्त द्वितीय, अगर द्वितीय से गुरु से मिला हुआ द्वितीय स्थान अपने घर में ही है और उस पर पाप ग्रह की राशि नहीं है, तो भी जातक जो होता है वाग्मी होता है। वाग्मी यानी कि बात करने का माहिर, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, बात करने के माहिर, यानी कि किसी भी बात को सुस्पष्ट तरीके से बताना और उसे परिभाषित करने के लिए जो वाग्मीता होती है, यह तभी होती है जब गुरु द्वितीय भाव में होता है और इस पर पाप ग्रह की दृष्टि नहीं होती है, तो तब जातक बहुत अच्छी वाणी बोलता है, बहुत अच्छे से बोलना जानता है। और बुध गुरु द्वितीय भाव में हो और उस पर पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, अगर बुध गुरु दूसरे भाव में हो और पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, यहाँ लग्न कोई भी हो सकता है, तो वैसा जो व्यक्ति है वो सुविख्याता होता है। सुविख्याता अर्थात बोलने में माहिर। आप बोलने में माहिर किसे कह सकते हैं? कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन जी की शैली देखिए किस प्रकार बोलते हैं। यह तभी घटित हो सकता है इस तरह की वाणी का फ्लो, जबकि बुध गुरु द्वितीय भाव में और उस पर पाप ग्रह की दृष्टि नहीं हो। प्रिय दर्शकों, आज मैं संतान के प्रति केवल शिक्षा बुद्धि के लिए एक छोटा सा विश्लेषण किया। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि संतान का स्वास्थ्य और संतान के व्यवसाय के लिए तीसरी वीडियो अलग अलग बताऊंगा आपको, और उस वीडियो को आप यहीं से पा सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। अब आपको बता दें कि यदि आपकी जन्म कुंडली में पंचमेश आपको शुभ फल नहीं दे रहा है या शिक्षा के क्षेत्र में आपके बच्चों को समस्या आ रही है, तो आपको क्या करना चाहिए।
इसका जो उपाय है वह इस प्रकार है कि आप माँ सरस्वती के अष्टक को, स्तोत्र को वाचन करें या ना करें, इसकी तो कोई बाध्यता नहीं है, वो आपकी मर्जी पर है कि आप उसे करते हैं या नहीं करते हैं। परंतु यहाँ आपको एक महत्वपूर्ण उपाय यह करना है, यदि आप अपने संतान की बुद्धि का विकास देखना चाहते हैं और उनके शिक्षा के स्तर को बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको नित्य प्रति सुबह को आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्करः दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमस्तुते सप्ताश्वथ मारुणं प्रचंडं कश्यात्वजं श्वेत पद्मधरं देवं तम सूर्यं प्रणमाम्यहं लोहितं रथम आरुणं सर्वलोक पितामहं महापापहरं देवं तम सूर्यं प्रणमाम्यहं ब्रहितं तेजं पुंजं च वायुमाकाशमेव च प्रभु च सर्वलोकानां तम सूर्यं प्रणमाम्यहं बन्धूकपुष्पशङ्काशं हारकुण्डलभूषितम् एकचक्रधरं देवं तम सूर्यं प्रणमाम्यहं तम सूर्यं जगत्कर्तारं ज्ञान विज्ञान मोक्षदम महापापहरम देवम तम सूर्यम प्रणमाम्यहम्। इस सूर्याष्टक स्तोत्र का नित्य पाठ करना चाहिए। आपकी कुंडली में पंचमेश स्वतः ही बली हो जाएगा और आपके संतान को शुभ फल प्रदान करने लगेगा। भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि संतान के स्वास्थ्य के लिए कौन से ग्रह किस तरह कारक होते हैं, और यदि संतान का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उसके लिए आप स्वयं क्या रेमेडी कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।